क्या प्यार में किए गए भारी भरकम वादे असल में किसी भयानक चीज को बुलावा दे सकते हैं? ये तो काफी गहरा सवाल है। है ना? मतलब अक्सर जब प्रेम कहानियों की बात होती है तो ओ मैं तुम्हारे लिए जान दे दूंगा या मैं तुम्हें मौत से भी वापस ले आऊंगा, इस टाइप की जो डायलॉग्स होते हैं ना, उन्हें हम रोमांस की बिल्कुल चरम सीमा मानते हैं। हाँ बिल्कुल, वो तो एकदम क्लासिक बॉलीवुड रोमांस वाला फील देते हैं। राइट। लेकिन आज हमारी इस गहरी चर्चा में हम एक ऐसी स्क्रिप्ट की परतों को उधेड़ने वाले हैं जहां ये डायलॉग महज एक प्रेमी का मासूम वादा नहीं रहता। तो क्या बन जाता है वो? मतलब वो मौत को दिया गया एक सीधा और खुला निमंत्रण बन जाता है। आज हम जिस स्रोत पर बात कर रहे हैं उसका नाम है खोई हुई चिट्ठी पार्ट 1। ओ क्या बात है। हाँ, और ये रोमांस, हॉरर और मनोविज्ञान का एक ऐसा उलझा हुआ जाल है जो इस बात की पड़ताल करता है कि कैसे एक एकदम सुरक्षित महसूस होने वाला पल पलक झपकते ही एक खौफनाक रहस्य में बदल सकता है। बहुत ही दिलचस्प स्रोत है ये। इस स्क्रिप्ट की जो सामग्री हमारे पास है ना, वो इसका पहला दृश्य है। और अगर हम किरदारों पर नजर डालें तो हमारे सामने मुख्य रूप से दो लोग हैं, अनाया और विवान। हाँ। अनाया एक बेहद भावुक लड़की है जो किसी को खोने के डर से हमेशा घिरी रहती है। और विवान ऐसा प्रेमी है जो प्यार में किसी भी हद तक जाने का अति आत्मविश्वास रखता है। वो टिपिकल ओवर कॉन्फिडेंट हीरो टाइप का है ना? बिल्कुल वही हीरो मोड। और इनके अलावा किरदारों की सूची में एक रहस्यमयी आत्मा है जिसका नाम मीरा है, और विवान का एक दोस्त है कबीर। दिलचस्प बात यह है कि कबीर का सिर्फ नाम मेंशन्ड है। हाँ, वो पूरे सीन में कहीं दिखता नहीं है। सही कहा, वो इस पूरे दृश्य में कहीं दिखाई नहीं देता है। उस गायब किरदार कबीर पर हम बाद में जरूर आएंगे, क्योंकि बिना चेहरे वाले जो किरदार होते हैं ना, वो अक्सर सबसे बड़ा राज छुपाए होते हैं। बिल्कुल, मेरा भी यही मानना है। लेकिन हमारा जो मुख्य उद्देश्य है आज, वो ये समझना है कि लेखक ने डर का माहौल आखिर बनाया कैसे है। मतलब कहानी में जो फोरशैडोइंग होती है, जिसे हम भविष्य के खतरे के संकेत कहते हैं, वो कैसे दिए गए हैं। हाँ, और हमारा इंसानी दिमाग इन संकेतों पर कैसे प्रतिक्रिया देता है, ये समझना बहुत जरूरी है। राइट। हम इसके पीछे के विज्ञान और कला को डिकोड करेंगे। तो कहानी की शुरुआत एक बहुत ही क्लासिक सेटिंग से होती है। तेज बारिश हो रही है, घुप अंधेरा है और एक बिल्कुल खाली सड़क पर विवान और अनाया बाइक से जा रहे हैं। एकदम सिनेमैटिक सीन है। बिल्कुल, ठंडी हवा है और अनाया ने डर के मारे विवान को कसकर पकड़ा हुआ है। पता है, ये जो शुरुआत है ना, ये जानबूझकर एक बहुत ही परिचित और सुकून देने वाला माहौल बनाती है। बारिश और बाइक की सवारी हमारे दिमाग में तुरंत एक रोमांस की छवि कर देती है। हाँ, हमें लगता है कि सब ठीक है, सब रोमांटिक है। एकदम सही। लेखक हमारी इसी उम्मीद का फायदा उठाता है। जब हम सुरक्षा और प्यार की उम्मीद कर रहे होते ना, तब हमारा दिमाग किसी भी खतरे के प्रति सबसे कम सतर्क होता है। ओह अच्छा, मतलब हम गार्ड डाउन कर लेते हैं अपना। बिल्कुल। और ठीक इसी कमजोर पल में कहानी अपना पहला मनोवैज्ञानिक वार करती है। और वो वार है अनाया का एक बहुत ही अजीब सा सवाल। हाँ, वो क्या पूछती है? वो अचानक इस रोमांटिक माहौल के बीच पूछती है कि विवान, अगर एक दिन मैं तुमसे दूर हो गई तो? बाप रे, ये तो काफी भारी सवाल है ना? ये सवाल माहौल में एक अचानक सा भारीपन ला देता है। लाइक ऐसा लगता है जैसे किसी ने चलते हुए गाने का तार एकदम से खींच दिया हो, सन्नाटा सा छा जाता है। ये भारीपन इसलिए महसूस होता है क्योंकि अनाया का ये सवाल इंसान के सबसे बुनियादी डर को ट्रिगर करता है। कौन सा डर? जिसे हम सेपरेशन एंजाइटी या अलगाव का डर कहते हैं। ये सिर्फ दूरी का डर नहीं है, बल्कि ये मृत्यु या किसी अनजानी शक्ति द्वारा छीने जाने का एक सबकॉन्शियस डर है, अवचेतन मन का डर। यहीं पर मुझे विवान का जवाब बहुत खटकता है यार। विवान क्या कहता है? विवान मुस्कुराता है और बड़े ही ओवर कॉन्फिडेंस से कहता है, पागल हो क्या, मैं मौत से भी तुम्हें वापस ले आऊंगा। ओ भाई। मतलब अब हॉरर कहानियों के नजरिए से देखें तो ये एक बहुत ही बड़ी गलती है। मुझे तो लिटरली ये ऐसा लगता है जैसे कोई किसी पुराने शापित कब्रिस्तान में खड़ा होकर जोर से चिल्ला रहा हो कि मुझे कोई नहीं डरा सकता, दिखाओ कौन है। हाँ, ये तो सांड को लाल कपड़ा दिखाने वाली बात हो गई। बिल्कुल। तो मैं सोच रही थी कि क्या विवान का ये डायलॉग सिर्फ एक प्रेमी का मासूम सा वादा है, या उसने मौत शब्द का इस्तेमाल करके किसी सोई हुई शक्ति को उकसा दिया है। देखिए, कहानियों की दुनिया में और खासकर हॉरर जॉनर में इसे ह्यूब्रिस कहा जाता है। ह्यूब्रिस?
इसका क्या मतलब हुआ? मतलब अत्यधिक इंसानी अहंकार। विवान यहाँ सिर्फ एक वादा नहीं कर रहा है, वो असल में प्रकृति के सबसे बड़े नियम को चुनौती दे रहा है। अच्छा, जीवन और मृत्यु वाले नियम को। बिल्कुल, जीवन और मृत्यु के बीच की जो सीमा है उसे लांघने का दावा कर रहा है वो। जब कोई इंसान खुद को इतना ताकतवर मान लेता है कि वो मौत को हराने की बात करे, तो अक्सर ब्रह्मांड या इस कहानी के संदर्भ में वो जो डरावना माहौल है वो उसकी परीक्षा लेने का फैसला करता है। अरे बाप रे! हाँ, लेखक यहाँ बहुत ही चतुराई से मैं मौत से वापस ले आऊंगा इस लाइन का इस्तेमाल कर रहा है, ताकि सुनने या पढ़ने वाले के दिमाग में ये बात बैठ जाए कि आगे जो भी होने वाला है ना, उसका संबंध सिर्फ इस दुनिया से तो नहीं है। और आप देखिए, विवान की इस चुनौती के तुरंत बाद ही प्रकृति अपना जवाब दे देती है। हाँ, मौसम बदल जाता है ना एकदम से आसमान में जोर की बिजली चमकती है और उनकी बाइक अचानक बंद हो जाती है। अब वे चारों तरफ से घुप अंधेरे से घिरे हैं। अनाया पहले से ही डरी हुई है और कहती है, विवान, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। स्वाभाविक है उसका डरना। हाँ, लेकिन विवान अभी भी अपने उसी अहंकार वाले हीरो मोड में फंसा हुआ है। वो इधर उधर देखता है और हाँ, उसे दूर एक पुरानी हवेली दिखाई देती है। एक ऐसी हवेली जो पूरी तरह से खंडर हो चुकी है, जिसकी खिड़कियां टूटी हुई हैं, दरवाज़ा हवा से अजीब तरीके से हिल रहा है, और सबसे बड़ी बात, ऊपर बालकनी में एक सफ़ेद साया साफ खड़ा दिखाई दे रहा है। रुकिए, मुझे यहाँ कहानी के लॉजिक पर थोड़ी सी बहस करनी है आपसे। हाँ, बताइए। मुझे पता है कि हॉरर फिल्मों या कहानियों को आगे ले जाने के लिए किरदारों को कुछ बेवकूफ़ी भरे काम करने ही पड़ते हैं। बिल्कुल, वरना कहानी आगे कैसे बढ़ेगी। राइट, लेकिन सामने एक इतनी डरावनी हवेली है। वहाँ बालकनी पर एक सफ़ेद साया खड़ा है जो लिटरली उन्हें घूर रहा है। और विवान क्या कहता है? बारिश रुकने तक वहीं रुकते हैं। हाँ, ये थोड़ा अजीब तो है। मतलब ये क्या बात हुई? ये तो बिल्कुल ऐसा है जैसे शेर के पिंजरे का दरवाजा खुला हो, अंदर शेर बैठा हो और बाहर बारिश होने पर कोई कहे कि चलो यार पिंजरे के अंदर चलते हैं, मेरे पास छाता है, हम सुरक्षित रहेंगे। ये बहुत ही बढ़िया एनालॉजी है आपकी। मतलब जब आंखों के सामने साया है तो कोई इंसान अंदर जाएगा ही क्यों? देखिए, सुनने में ये किरदारों की बहुत बड़ी मूर्खता लगती है, लेकिन अगर हम मनोविज्ञान के नजरिए से देखें तो इसे नॉर्मल सी बायस कहा जाता है। नॉर्मल सी बायस? ये क्या होता है? मैं समझाता हूँ। जब इंसान किसी ऐसे खतरे का सामना करता है जो उसके रोजमर्रा के अनुभव से बिल्कुल अलग हो, तो उसका दिमाग उस चीज को प्रोसेस करने से ही इनकार कर देता है। अच्छा, मतलब वो मानता ही नहीं कि कुछ बुरा हो सकता है। बिल्कुल। अब विवान एक तार्किक इंसान है, उसके लिए बारिश एक ठोस और वास्तविक खतरा है जिससे उसे बचना है। वो जो सफेद साया या भूत है ना, वो उसके तार्किक ढांचे में फिट ही नहीं बैठता। ओह, इसीलिए वो उसे इग्नोर कर देता है। हाँ, उसका दिमाग उस साये को या तो पूरी तरह से नजरअंदाज कर देता है या उसे किसी पर्दे या हवा के झोंके के रूप में सही ठहराने की कोशिश करता है। दिमाग ये मानने से इनकार कर रहा है कि अलौकिक चीजें सच हो सकती हैं, इसलिए वो खतरे को नकार देता है। ये एक बहुत ही दिलचस्प पहलू है कि हमारा अपना दिमाग ही खतरे के वक्त हमें धोखा दे सकता है। बिल्कुल। और इसी नॉर्मल सी बायस के चलते वे दोनों उस हवेली की तरफ बढ़ते हैं। और पता है, जैसी वे अंदर कदम रखते हैं, स्क्रिप्ट में लिखा है कि दरवाजा जोर से बंद हो जाता है, धड़ाम। हाँ, ये टिपिकल हॉरर ट्रोप है। लेकिन ये सिर्फ एक दरवाजे के बंद होने की आवाज तो नहीं हो सकती ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। है सेंसरी डिटेल्स, यानी हमारी इंद्रियों के माध्यम से डर पैदा करने की बस एक शुरुआत है। वो जो धड़ाम की आवाज है ना, वो इस बात का प्रतीक है कि उनका बाहरी दुनिया से संपर्क पूरी तरह कट चुका है। एक तरह की साइकोलॉजिकल बाउंड्री बन गई है। बिल्कुल, ये एक मनोवैज्ञानिक सीमा है। दरवाजा बंद होने का मतलब है कि अब वे सुरक्षित और तार्किक दुनिया के नियमों के अधीन नहीं रहे, अब वे इस भूतिया हवेली के नियमों के अधीन हैं। और ठीक उसी समय एक और आवाज आती है। हाँ, हवेली के एक पुरानी पेंडुलम घड़ी में 12 बजते हैं। टोंग टोंग टोंग, एकदम डरावना। मतलब रात के 12 बजना हॉरर का सबसे पुराना और असरदार संकेत है। 12 बजते ही ऐसा लगता है मानो दुनिया के सारे नियम पलट गए हों। इसके पीछे भी एक गहरा कारण है। अच्छा, वो क्या? देखिए, इंसान ने समय का आविष्कार अपनी दुनिया को नियंत्रित करने, उसे नापने और व्यवस्थित करने के लिए किया है। हमारी पूरी जिंदगी घड़ियों के हिसाब से चलती है ना? हाँ, हम टाइम के गुलाम हैं एक तरह से। सही कहा। लेकिन रात के ठीक 12 बजे, जिसे हम विचिंग आवर भी कहते हैं, समय एक दिन से दूसरे दिन में प्रवेश कर रहा होता है। ये एक ऐसा पल है जो ना आज में है और ना कल में। एक लिमिनल स्पेस बन जाता है। बिल्कुल। कहानियों में जब हवेली में जोर से 12 बजते हैं, तो वो आवाज इंसान के उस कंट्रोल के टूटने का प्रतीक होती है।
ये हमारे दिमाग को एक सीधा सिग्नल है कि हमारे रोजमर्रा के भौतिक नियम अब यहाँ काम नहीं करेंगे। और घड़ी की आवाज के तुरंत बाद जो तीसरी आवाज आती है वो सबसे ज्यादा परेशान करने वाली है। कौन सी आवाज? ऊपर से किसी के चलने की आवाज आती है और फिर पायल की आवाज, छन छन छन। ओ हाँ, पायल की आवाज भारतीय संदर्भ में डर पैदा करने का एक बेहतरीन तरीका है। ऐसा क्यों? मतलब पायल तो अच्छी चीज है ना? वही तो बात है। पायल आमतौर पर श्रृंगार, उत्सव या घर की रौनक का प्रतीक होती है, लेकिन जब इसी आवाज को एक सुनसान और अंधेरी हवेली में रखा जाता है तो ये अनकैनी बन जाती है। अनकैनी? मतलब? अनकैनी का मतलब है कुछ ऐसा जो बहुत जाना पहचाना है लेकिन किसी गलत जगह या गलत संदर्भ में है। ये जानी पहचानी चीज का अजनबीपन ही सबसे गहरा डर पैदा करता है। ओह, मुझे समझ आया। अनाया की आंखों में इस आवाज से सीधा डर भर जाता है। वो कहती है यहाँ कोई है। अब देखिए, दरवाजा बंद है, 12 बज चुके हैं और पायल की आवाज आ रही है। माहौल पूरी तरह से सेट हो चुका है। एकदम डरावना माहौल। हाँ, यहाँ से हम देखते हैं कि दोनों किरदार अलग अलग दिशाओं में इस डर का सामना करते हैं। विवान टॉर्च लेकर सीढ़ियों की तरफ जाता है, वो सीढ़ियां जिन पर सालों पुरानी धूल और मिट्टी जमी हुई है। हाँ, और उस धूल पर कुछ निशान भी तो होते हैं। बिल्कुल, उस धूल पर नंगे पैरों के ताजे निशान हैं। ये ताजे निशान बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये साबित करते हैं कि हवेली सिर्फ पुरानी यादों या अतीत का घर नहीं है, बल्कि वहां कोई चीज अभी इसी वक्त भौतिक रूप से मौजूद है। विवान उन निशानों का पीछा करते हुए धीरे धीरे ऊपर एक कमरे में पहुंचता है। वहां उसे एक पुरानी तस्वीर मिलती है। तस्वीर में एक लड़का और एक लड़की हैं। और असली सस्पेंस तो यही खुलता है। हाँ, कहानी का सबसे बड़ा रहस्य। उस पुरानी तस्वीर में जो लड़की है वो बिल्कुल अनाया जैसी दिखती है, लिटरली उसकी हम शक्ल। ये तो होश उड़ा देने वाला पल है। विवान उस तस्वीर को देखकर एकदम सुन रह जाता है और तभी उसके कान के एकदम पास एक बहुत ही धीमी सी आवाज आती है, एक फुसफुसाहट। रहस्यमयी आत्मा मीरा की आवाज आती है जो कहती है, तुम वापस आ गए। बाप रे, ये पल कहानी की पूरी दिशा और जो टाइमलाइन है उसे ही पलट कर रख देता है। मेरे समझ से तो ये इस पार्ट का सबसे बड़ा ट्विस्ट है यार। तस्वीर में अनाया का चेहरा होना और मीरा का ये कहना कि तुम वापस आ गए। क्या हम यहाँ पुनर्जन्म या डॉपलगैंगर के कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं? हाँ, ये सवाल उठना लाजमी है। और वो कबीर जिसका नाम किरदारों की सूची में था लेकिन जो इस सीन में कहीं नहीं है, क्या उस तस्वीर में जो लड़का है वो विवान है या शायद कबीर है? देखिए, यहाँ हम चक्रीय समय यानी साइक्लिक टाइम और डॉपलगैंगर के बहुत ही गहरे मनोवैज्ञानिक डर को देख रहे हैं। चक्रीय समय? क्या इसका मतलब ये है कि वे एक ही लूप में फंसे हैं और ये घटनाएं बार बार होने वाली हैं? एक तरह से हाँ। हम आमतौर पर समय को एक सीधी रेखा में देखते हैं, लीनियर टाइम, अतीत, वर्तमान और भविष्य। रैखिक समय हमें एक उम्मीद देता है कि हम अपने अतीत के ट्रॉमा या गलतियों से आगे बढ़ सकते हैं, कि जो बीत गया सो बीत गया। बिल्कुल, लेकिन हॉरर में चक्रीय समय का मतलब है कि अतीत कभी पीछे नहीं छूटता, वो भविष्य बनकर फिर से हमारे सामने आ खड़ा होता है। तो विवान का वो तस्वीर देखना। हाँ, विवान को वो तस्वीर मिलना और मीरा का वो वाकया तुम वापस आ गए, ये साबित करता है कि ये घटना एक चक्र का हिस्सा है। वे पहली बार इस हवेली में नहीं आए हैं, या कम से कम उनकी आत्माएं पहली बार यहाँ नहीं आई हैं। क्या बात है। और डोपलगैंगर वाली बात? जहाँ तक डोपलगैंगर या हमशक्ल की बात है, मनोविज्ञान में खुद की या अपने किसी करीबी की पुरानी हमशक्ल तस्वीर देखना एक आइडेंटिटी क्राइसिस को जन्म देता है। पहचान का संकट। हाँ, ये इस बात का डर है कि मैं वो नहीं हूं जो मैं खुद को मानता हूं। और कबीर की जो बात हमने शुरुआत में की थी, उसका क्या? कबीर की अनुपस्थिति ना एक क्लासिक सस्पेंस तकनीक है। कहानी में जो किरदार मौजूद नहीं है, अक्सर वही सबसे अहम कड़ी होता है। तो क्या वो पहले भी वहां था? वो तस्वीर में हो सकता है, या शायद वो शख्स है जिसने धोखा दिया था। ये खाली जगह है जिसे श्रोता का दिमाग खुद भरने की कोशिश करता है, और हमारा दिमाग हमेशा सबसे डरावनी संभावनाओं को ही चुनता है। अतीत भविष्य बनकर सामने खड़ा हो जाता है। ये विचार वाकई बहुत डरावना है यार। बिल्कुल है। विवान ऊपर अपने अतीत के इस साइकोलॉजिकल और टाइम लूप वाले डर से जूझ रहा है, लेकिन अगर हम सोचें कि जो डर दिमाग में नहीं बल्कि सीधे हमारे शरीर को छू ले, वो कैसा होगा? वो तो और भी खौफनाक होगा। और यही ठीक अनाया के साथ नीचे हो रहा है।
विवान के मनोवैज्ञानिक डर के एकदम विपरीत अनाया का डर बहुत ही ठोस और फिजिकल है। ये लेखक की बहुत ही शानदार टेक्निक है। हाँ, बताइए कैसे? मतलब एक ही हवेली में एक साथ दो तरह के डर का निर्माण करना। एक तरफ पहचान और समय का डर जिससे विवान गुजर रहा है, और दूसरी तरफ सीधा शारीरिक खतरा जो अनाया महसूस कर रही है। अनाया को नीचे एक पुरानी डायरी मिलती है। वो डायरी का आखिरी पन्ना खोलती है और उस पर स्याही से नहीं बल्कि खून जैसे लाल रंग से लिखा है, इस बार मुझे अकेला मत छोड़ना। बाप रे। अनाया के हाथ कांपने लगते हैं और फिर अचानक उसके कंधे पर किसी का ठंडा हाथ पड़ता है। ये जो स्पर्श है ना, ये कहानी का वो बिंदु है जहां अलौकिक दुनिया और वास्तविक दुनिया आपस में टकराती हैं। मतलब भूत और इंसान का आमना सामना। हाँ, अभी तक जो भी हुआ, पायल की आवाज, घड़ी का बजना, बंद दरवाजा, वे सब बाहरी चीजें थीं, लेकिन एक ठंडा हाथ कंधे पर पड़ना, ये शरीर की पर्सनल बाउंड्री का उल्लंघन है। जब मैं ये हिस्सा पढ़ रही थी ना, तो मेरे दिमाग में एक एनालॉजी आई। अच्छा, कैसी एनालॉजी? मतलब ये खून से लिखी डायरी और फिर वो ठंडा हाथ, ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आज के डिजिटल युग में जब आप कोई मैसेज पढ़ते हैं और सामने वाले को रीड रिसिप्ट चला जाता है। वो ब्लू टिक वाला सीन। अरे हाँ, ये तो बहुत सटीक तुलना है ना? आत्मा एक तरह से डायरी के जरिए ये बता रही है कि तुमने मेरा मैसेज पढ़ लिया है, अब मुझे पता है कि तुम यहाँ हो और आहा, मैं भी यही हूँ। इस एनालॉजी को ना थोड़ा और आगे ले जाते हैं। जब किसी मैसेज पर रीड रिसिप्ट आता है तो वो प्राइवेसी या सुरक्षा के भ्रम को तोड़ देता है। हाँ, हमें लगता है हम फोन के पीछे सेफ हैं, पर सामने वाले को पता चल जाता है। बिल्कुल। इसी तरह वो ठंडा हाथ इस बात का सबूत है कि अनाया की सुरक्षा का भ्रम अब टूट चुका है। असली डर भूत का नहीं होता, असली डर ये एहसास होता है कि हम अचानक पूरी तरह से असहाय हैं और कोई और हम पर नियंत्रण कर रहा है। और वो जो लाइन है, इस बार मुझे अकेला मत छोड़ना। हाँ, वो वाक्य साफ बताता है कि अतीत में किसी के साथ गहरा धोखा हुआ है। खून से लिखा होना उस वादे की तीव्रता और उस धोखे के दर्द को दर्शाता है। अनाया एकदम से डरकर पीछे मुड़ती है, लेकिन हमेशा की तरह वहां कोई नहीं होता। ये भी एक टिपिकल हॉरर एलिमेंट है। हाँ, ये भी हॉरर का एक पुराना तरीका है कि इंसान की आंखें उसे धोखा दे सकते हैं। उसे लग सकता है कि शायद वो हाथ सिर्फ उसकी कल्पना थी, लेकिन फिर उसकी नजर जमीन पर जाती है। और वहां क्या होता है? वहां एक सफेद पायल पड़ी होती है। और वो सफेद पायल ही उस रीडिसेप्ट का भौतिक सबूत है, फिजिकल प्रूफ। हाँ, वो पायल इस बात की गारंटी है कि अनाया का दिमाग उसके साथ कोई खेल नहीं खेल रहा था। जो खतरा पहले बालकनी में दूर एक साए के रूप में था, वो अब उसी कमरे में उसी जमीन पर मौजूद है। सफेद रंग अक्सर शांति का प्रतीक होता है, लेकिन यहाँ ये मौत और कफन का प्रतीक बन जाता है। बाप रे, ये पूरे दृश्य को एक बहुत ही खौफनाक मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है। दोनों किरदार हवेली में अलग अलग जगहों पर उसी काले सच का सामना कर रहे हैं। बिल्कुल। विवान को तस्वीर से पता चलता है कि वे इस कहानी का हिस्सा हैं, और अनाया को डायरी और पायल से पता चलता है कि वो कहानी अब लिटरली उनके पीछे आ चुकी है। सही बात है। जब हम इस पूरी स्क्रिप्ट का विश्लेषण करते हैं तो ये समझ आता है कि इस तरह की कहानियां सिर्फ जंप स्केयर्स या अचानक डराने वाली आवाजों पर निर्भर नहीं होती। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी होती हैं। हाँ, ये इंसानियत, इंसानी रिश्तों और हमारे द्वारा किए गए वादों की पड़ताल करती हैं। अगर हम इसे गहरे स्तर पर लागू करें तो ये कहानी इंसानी ट्रॉमा और दबी हुई भावनाओं का एक बहुत बड़ा रूपक है, एक मेटाफर है। कैसे? ये हमें समझाती है कि हमारे अतीत के अनसुलझे मुद्दे, हमारी गलतियां या वो वादे जिन्हें हमने तोड़ दिया है, वे कभी गायब नहीं होते। वो बस छुप जाते हैं। हाँ, वे हमारे अवचेतन में इंतजार करते हैं, और जब भी हम किसी जीवन के अंधेरे मोड़ पर होते हैं, जैसे वो बारिश और पुरानी हवेली, वे मुद्दे एक ठंडे हाथ के स्पर्श या एक पुरानी तस्वीर की तरह हमारे सामने आ जाते हैं। विवान का वो अति आत्मविश्वास कि वो मौत को हरा सकता है, असल में इंसानी अहंकार का प्रतीक है, और प्रकृति हमेशा समय के चक्र के जरिए इस अहंकार को तोड़ती है। खत्म नहीं होते, वे बस समय का रूप बदलकर वापस आते हैं। बिल्कुल। इस पूरी चर्चा ने ये साबित कर दिया है कि एक साधारण सी बारिश की रात और एक प्यारा सा वादा कैसे एक खौफनाक चक्र में बदल सकता है। लेकिन इस सब के बीच मेरे दिमाग में एक ऐसा विचार आ रहा है जो शायद पूरी कहानी के मायने ही बदल दे। अच्छा, ऐसा क्या है जो हमसे छूट गया? एक ऐसा विचार जिस पर हमने अभी तक ध्यान नहीं दिया है। जरा इस बारे में सोचिए। जब विवान और अनाया हवेली के पास पहुंचे तो उन्होंने बालकनी पर वो सफेद सा साया देखा था, है ना? हाँ, हमने उसी पर तो बात की थी।
हम ये मानकर चल रहे हैं कि वो साया यानी मीरा की आत्मा वहां पहले से उनका इंतजार कर रही थी। हाँ, स्वाभाविक तो यही लगता है। लेकिन क्या सच में ऐसा था, या फिर कहानी के शुरुआत में विवान ने अनाया से जो वो भारी भरकम वादा किया था कि मैं मौत से भी तुम्हें वापस ले आऊंगा, हाँ, वो ओवर कॉन्फिडेंट डायलॉग। क्या वो सिर्फ एक डायलॉग था, या फिर वो एक ऐसा मंत्र था, एक ऐसा आह्वान था जिसने इस पुरानी हवेली की सोई हुई शक्तियों को जगा दिया? अरे बाप रे, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। है ना? क्या मीरा पहले से जाग रही थी, या विवान के उन शब्दों ने उस अनसुलझे अतीत को फिर से जिंदा कर दिया? क्या हमारे द्वारा बोले गए शब्द महज हवा में गूंजने वाली आवाज है, या वो असल में हमारी किस्मत तय करते हैं? और उन चीजों को जगा देते हैं जिन्हें सोया हुआ ही छोड़ देना चाहिए था। बिल्कुल। ये विचार तो पूरे परिदृश्य को एक अलग ही डरावने स्तर पर ले जाता है कि इंसान खुद अपने अहंकार से भरे शब्दों के जरिए अपने राक्षसों को बुलाता है। और इसी डरावने विचार के साथ हम आज की एक गहरी चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। अगली बार अगर बारिश की किसी रात में कोई बड़ा वादा किया जाए ना, तो शायद पीछे मुड़कर देख लेना चाहिए। हाँ, कि कहीं अंधेरे में कोई उस वादे को सुन तो नहीं रहा। एकदम सही।